हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास को तरफ। और आज मैं आपके बीच लाया हूँ एक और टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और आज तक आपने देखे होंगे कुछ ही चिन्ह देखे होंगे, ये शुरू वाले चिन्ह देखे होंगे और इसमें से आधे देखे होंगे, ये चिन्ह आपने देखे होंगे, लेकिन आज तक आपने इन चीज़ों को देखा भी नहीं होगा। आप एक बार अगर नज़र मारेंगे तो आपकी समझ में खुद आ जाएगा कि ये चिन्ह कहाँ से आए हैं। तो आपको इनके बीच भी नाम बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो आती ही नहीं है। तो हम भी वो चीज़ लाए हैं आपके बीच कि जो चीज़ हम पढ़ते नहीं है वही हम पढ़ाएंगे और वही एग्जाम के अंदर भी आएगी। तो आप इसे जानकारी को बड़ी अच्छी तरह से समझें। तो चलिए साथियों, शुरू कर देते हैं क्लास को। आपने ये देख ही लिया होगा, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हमारी क्लास विराम लेगी, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये हमारा पूर्ण विराम का मतलब होता है जब आप अपनी बात को कहकर कोई चीज़ के लिए रुक जाते हैं। यानी कि आपने कहा कि मोहन पानी ला दो, मोहन पानी ला के दो, मोहन पानी ला के दे। अगर आपने ये कहा तो आपकी बात पूरी हो चुकी है। तो आपने क्या किया है, तो प्रश्न किया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर प्रश्नवाचक। लेकिन आपने अगर कोई ऐसा प्रश्न बोला कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो यानी एक वाक्य आपका पूरा हो चुका है। तो वह बाजार जाता है के बाद क्या लगेगा, विराम चिन्ह। वहीं आपने कह दिया कि सोहन बाजार जाता है, सोहन बाजार जाता है, परंतु आप इस तरह से देख सकते हैं, सोहन बाजार जाता है परंतु वह आइए देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा है कि सोहन बाजार जाता है परंतु वह सामान बाजार जाता है, परंतु वह मार्केट भी, परंतु वह शहर भी जाता है। वो बाजार तो गया परंतु शहर भी गया। तो परंतु की धुरे हल्का सा रुक जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि अर्धविराम का मतलब यह होता है कि जहां आप अपनी बात कहकर हल्के से रुक जाएं, यानी कुछ समय के लिए रुक जाएं। जैसे कि आपने कहा कि मोहन बाजार जाता है परंतु शहर भी जाता है, तो आपने परंतु यानी कुछ समय के लिए रुके। तो आइए, इसके बाद आता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है आधा, यानी आधे समय तक आपको रुकना है। पूर्ण विराम से आधे समय तक, यानी कि आप एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि वर्षा हुई तथा वर्षा हुई पर लेकिन वर्षा हुई लेकिन बादल नहीं गरजे। आप ऐसे समझ सकते हैं, वर्षा हुई लेकिन बादल नहीं गरजे। वर्षा मतलब बिना बादल के बरसात होना, ये क्या कहलाता है, यानी वर्षा हुई और बादल नहीं गरजे। परंतु ये किंतु यहां पर आएगा तो यहां पर हम कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, तो वहां पर अल्पविराम आ जाएगा। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मैंने आपको कल कारकों में भी बताया था, क्योंकि हमारा जो 7वां कारक था वो हमारा विस्मयादि बोधक भी था, 8वां कारक। आपको मैंने ये बताया था विस्मय बोधक ये क्या होता है, जहां पर आश्चर्य की बात होती है। यानी कि अरे वह व्यक्ति कहां गया, अरे वह व्यक्ति कहां गया, ये आपने अगर किसी के सामने बोला तो एकदम आश्चर्य वाली बात हो गई कि अभी तो था, अब गायब हो गया। तो आश्चर्य वाली बात जहां आएगी वहां पर हमारा ये चिन्ह लगेगा विस्मय बोधक। रेखिका यानी कि आप देखते होंगे, आपने हिंदी काव्य भी पढ़ा होगा, वहां पर आपको कुछ क्या देखने को मिलता है, व्याख्या देखने को मिलती हैं। और उन व्याख्याओं के नीचे जैसे कि राम खाना खाता है, और इसके नीचे आपने ये बिंदी आपने ये वाला जो है ये देखा होगा, इसके नीचे ये चीज लगी रहती है व्याख्या के अंदर। तो ये क्या है, हमारी रेखिका, यानी 3-4 शब्दों के बीच में जो लगी रहती है उसे क्या कहते हैं हम, रेखिका। इसे आप थोड़ा लंबा करके बना लें रेखिका, क्योंकि हमारी एक शब्द पे नहीं होती है, कई सारे शब्दों पर होती है। अगर एक पे होगी तो उसे मैं बताऊंगा कि एक पे हम क्या कहते हैं। इसके बाद आता है कोष्टक। कोष्टकों को आप जानते हैं, कोष्टक हमारे 3 होते हैं। एक होता है हमारा छोटा, एक होता है मझला और एक होता है बड़ा। तो आप इन्हें तीनों को पहचानते हैं। आता है अवतरण, या इसे ही कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण ये आपको देखने को मिलेगा जब कहीं आप कोई वाक्य को बोलेंगे तो आप इस तरह से लिख देते हैं, एकदम इस तरह से लिख देते हैं, या फिर इसके नीचे एक लगा के इसके ऊपर एक लगा देते हैं,
तो ऐसे जो चिन्ह कहलाते हैं इन्हें उद्धरण या अपतरण कहते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा उपविराम। उपविराम या इसे ही कहते हैं विसर्ग, विसर्ग भी आप लिख सकते हैं, विसर्ग, विसर्ग या उपविराम, इसे क्या कहते हैं, उपविराम आता है। इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब कि हम दो ही ये लगाते हैं, अगर हमने दो इधर लगाकर दो ऊपर लगा लिए तो क्या हो गया, उद्धरण या अपतरण। लेकिन अगर हमने दो ही लगाए, यानी कि हम पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब ये है कि हम कोई शब्द को लिख रहे हैं, कोई शब्द को, जैसे कि मैंने लिख दिया लक्ष्मण जाता है, और इसके नीचे मैंने लिख दिया मोहन जाता है। तो जाता है ना लिख के मैं इस तरह से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, यानी पुनरुक्ति प्रकाश, यानी जो हमारा यहाँ रुका पड़ा है वहीं यहाँ रुककर प्रकाश डाल देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ है उसी ने यहाँ रुका और यहाँ प्रकाश डाल दिया, यानी यहाँ जगह पर ही क्या क्या कहलाएगा, तो यहाँ भी जाता है। आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ भी जाता हुआ ही लिखा हुआ होगा, ऐसा मानना है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है पुनरुक्ति प्रकाश। तो आइए इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि मोहन बाजार जाता है, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम, वह कौन है, ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अगर किसी के बीच सवाल जवाब होता है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसके बाद आता है लाघव। लाघव क्या होता है, लाघव, लाघव का मतलब होता है जीरो। लाघव का मतलब होता है जीरो। जब हम लिखते लिखते किसी बात को इस तरह से छोड़ देते हैं, यानी कि जो चीज हमें आती नहीं है, अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे कि आप लिख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आप नाम भूल गए कि पंडित, आपको इतना याद है कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अगर आपने इतनी चीज लिख ली तो ये अभी नाम पूरा थोड़ी ना हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ है। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, लाघव। लाघव का मतलब होता है कि यहाँ एक शब्द है लेकिन वो लिखा नहीं गया है, यहाँ एक शब्द है लेकिन वो लिखा गया नहीं है। इसके बाद आता है लोपक। लोपक का मतलब होता है शब्द को छुप जाना। लोपक का मतलब कि आपने कुछ लिखा और लाइन छोड़ दी, आपने कुछ लिखा, और जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं लोपक का क्या मतलब है। जैसे कि आपने कोई एग्जाम्पल देके बता देता हूं कि सोहन जाता है, मैं ऐसे ही बता देता हूं सोहन जाता है, सोहन बाजार जाता है, और आपने इतना लिखकर बाजार जाता है, और आपने इतना लिखकर ये इतनी चीज डाल दी, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोपक चिन्ह। लोपक चिन्ह यानी कि सोहन बाजार जाता है और उसने और भी काम किया होगा कुछ, इसीलिए सोहन बाजार जाता है और इतने के बाद कोई चीज आपकी ओर ले जाती है। सोहन बाजार जाता है और वह दिल्ली जाता है और उसके बाद मुंबई जाता है, ऐसा कुछ आपको बीच अगर कहीं देखने को मिलता है, यानी कि कोई शब्द लिखा हुआ होगा उसके बीच में ये चीज छूटी होगी, जो छूटा हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोपक चिन्ह। वो हमारे क्या है, लोपक चिन्ह। लोपक हमारे ऐसे भी बन सकते हैं और ऐसे भी बन सकते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है, मैंने आपको एक चीज तो बताई कि रेखिका हमारी थोड़ी लंबी खींची जाती है और जो हमारी छोटी खींची जाती है, यानी एक तो होती है हमारी बहुत सारे शब्दों पे खींची जाती है, एक होती है हमारी एक शब्द पे ही खींची जाती है, एक शब्द पे ही खींची जाती है। तो वो क्या होती है, जो हमारी एक शब्द पे खींची जाती है उसे हम पाद चिन्ह कहते हैं। पाद माने यानी एक चिन्ह, और जो एक पर खींची जाती है उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं हम पाद बिंदु। तो इसके बाद आता है पाद बिंदु, और पाद बिंदु का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के नीचे बिंदु लग जाना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लाया हूं आपके बीच आगत शब्द, जैफ है। हमारे आपके एग्जाम में भी अगर पूछा जाए कि जैफ है क्या है, तो ये एक आगत शब्द है, और आगत शब्द के नीचे क्या होती है, बिंदी, और उस बिंदी को हम क्या नाम देते हैं, पाद बिंदु। इसके बाद आता है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण जैसे कि आपको मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था जिसे कहते हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि स्वर जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ये हमारा एक प्लुप्त है, और प्लुप्त का अर्थ यह होता है कि उसकी ये निश्चित नहीं होती कि वो एक बार बोला जाएगा, 2 बार बोला जाएगा। यानी कि आप अगर बोलेंगे ओम, तो आपने अगर बोल के देखा कि ओम, ओम अगर बोलेंगे तो उसके बीच में ये वाला चिन्ह आता है, और ये क्या है, दीर्घ उच्चारण, यानी कुछ देर रुक के बोला जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ। इसके बाद आता है हंसपद।
हंस पद का मतलब होता है कि आपने कोई चीज लिखी, जैसे कि आपने कोई चीज लिखी, वह जाता है। इतनी चीज लिख के आपको कुछ देर के बाद में ध्यान आई कि यार एक चीज तो रह गई। आपने इतनी चीज लिख दी कि वह बाजार जाता है, सॉरी वह जाता है, लेकिन आपने सोचा कि यार इसे वह जाता है कहीं तो जाता होगा, यार इसमें कुछ ना कुछ छूट गया। तो यानी कि आप इस तरह से वो चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं, यहां लिख देते हैं बाजार। तो इसका मतलब ये होता है कि ये चिन्ह यहां था, ये चिन्ह यहां था, यानी ये चिन्ह यहां था, ये चिन्ह यहां से हटके यहां आ चुका है। ये वाले जो शब्द है ये यहां था, लेकिन हमने यहां लिख दिया, तो इसका मतलब यही होगा। आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा जो होता है इसे हम हंस पद कहते हैं। हंस पद, हंस पद का मतलब हंस माने किधर को भी उठकर लग जाना। आता है योजक, योजक है जब भी आप किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि रिश्तों में आप बात करते हैं, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, आप इस तरह से जो बात करते हैं वो हमारे आ जाते हैं योजक, योजक चिन्ह के अंदर। योजक जैसे कि भाई बहन, भाई बहन में आप ये जरूर लगाएंगे। और इसमें जो समास की क्रिया आ जाती है वो हमारा कौन सा समाज होता है, तो इसमें द्विगु समाज होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। हमारी अगली क्लास यही रहने वाली है, जो हमारा समास का टॉपिक रह गया है। इसके बाद हम करेंगे आपकी वोकैबुलरी तैयार। वोकैबुलरी एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछी जाती है, आती है। बढ़ते हैं विवरण चिन्ह की तरफ। विवरण चिन्ह, जैसे कि आपने कोई हेडलाइन लिखी, आप विवरण चिन्ह को समझेंगे। जैसे कि आपने कोई हेडलाइन लिखी कि परिभाषा, जैसे आप देखते हैं कहीं भी लिखते हैं आप परिभाषा, परिभाषा के नीचे आप इस तरह से लिख देते हैं और ये लगा देते हैं। इसके बाद आप चलते हैं, ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। तो ये अपने आप में कोई चिन्ह नहीं होते। चिन्ह जो होता है वो हमारा ये होता है, ये होता है। कभी भी परिभाषा लिखते समय अगर आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे तो आपकी वो परिभाषा ठीक मानी जाती है। अन्यथा लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई कोई बराबर का चिन्ह भी लगा देता है, कोई ये भी लगा देता है, और कोई तो खाली डंडा ही खींच देता है। ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर समझे तो इसमें ये वाला ही चिन्ह लगता है जिसे कहते हैं विवरण चिन्ह। अगर शुद्ध वर्तनी में आपको अगर देखने को मिलेगा तो भाई यही वाला सही मिलेगा। शुद्ध वर्तनी में विवरण चिन्ह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको ये प्रयोग बता दिया। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आता है हमारा तुल्यता। और तुल्य शब्द से आपको पता ही चल गया होगा, तुल्य यानी कि एक दूसरे के समान। एक दूसरे के समान यानी कि यहाँ चाचा है तो यहाँ भी चाचा है, और कोई व्यक्ति नहीं ले सकता यहाँ पर उसकी जगह। यहाँ अगर रसगुल्ला है तो उधर भी रसगुल्ला ही होगा, तभी ये तुल्य होगा, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ रसगुल्ला रख के यहाँ बखर रख दिया तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रसगुल्ले में बहुत सी चीज़ें होती हैं और बखर में वो थोड़ी अलग चीज़ें होती हैं। उसमें मैदा भी मिक्स हो जाती है और उसमें मैदा मिक्स नहीं होती है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तभी ये तुल्य होगा। तो तुल्यता का प्रयोग ऐसे किया जाता है। इसके बाद आता है समाप्तिबोधक। समाप्तिबोधक इस तरह से कहते हैं। और समाप्तिबोधक यानी कि आपने कोई चीज़ लिखी और उसे समाप्त करने के लिए आप इस तरह से ले गए तो उसे भी हम समाप्तिबोधक कहते हैं। और इसीलिए इंग्लिश में इसका प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इंग्लिश में इसका किया जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा समाप्ति के लिए टीका सूचक, टीका सूचक थे, आप जान सकते हैं टीका सूचक क्या होता है। कि हम अभी मैंने आपको परिभाषा का ही एग्जाम्पल दिया है कि आप अगर यहाँ, जैसे कि मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो आपने देखा होगा मेरी हर क्लास में ये क्या होता है, ये एक स्टार का चिन्ह बना रहता है। और ये स्टार का चिन्ह क्यों बना रहता है? स्टार का चिन्ह इसलिए बना रहता है क्योंकि आपकी नज़र सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, यहीं पड़ेगी। ये क्या कह रही है, टीका सूचक। टीका यानी वो वहीं पड़ेगी जहाँ पर ये टीका लगा हुआ है। टीका सूचक में आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हटाओ। हटाओ इस वाले चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी में किया जाता है, इस वाले चिन्ह का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। इसका ध्यान रखें। ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे हम लाते हैं और ऐसा करके घुमा के और इसे इस तरह से कर देते हैं। ये हमारा चिन्ह बन चुका है। हटाए, ये हटाए का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ गलत लिख दी है और उसकी जगह पे आप इस चिन्ह को लगाकर, इस चिन्ह को लगाकर इस तरह से आप घुमा देते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ से कोई चीज़ हटाई जा चुकी है जो अभी कुछ ही हाल फिलहाल में हटाई गई है। इसके बाद आता है मिलाएं। मिलाएं का मतलब आपने अगर कोई चीज़ गलत लिख दी है, कोई चीज़ गलत लिख दी है और उसे कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ ना होकर ये चीज़ यहाँ है, तो उसे यहाँ से यहाँ मिला दिया जाता है। कहते हैं कि यह वाला जो शब्द है इसके बाद आगा ये, आप जान सकते हैं। इसके बाद आता है जगह छोड़ो। जगह छोड़ो का मतलब आप देखते हैं कि यह वाला जो चिन्ह होता है इसे आप इस तरह से लिख दें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है
आप ऐसे समझ सकते हैं ये कि अगर हम इसमें 2-3 घंटे और बढ़ा दें, दो तीन घंटे और बढ़ा दें तो क्या हो जाती है सीढ़ी, और सीढ़ी क्या करती है अपनी जगह बना लेती है। तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पर जगह छोड़ो, यानी वहाँ का जगह छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद आता सूची, सूची सूचक, यानी सूची का मतलब सूची यानी अगर किसी विषय के बारे में जानकारी देनी हो तो उसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। तो ये साथियों ये थे हमारे चिन्ह, कितने हो चुके हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे 25 चिन्ह हैं, और मैं नहीं मानता कि इन चिन्हों में से अगर कोई चीज पूछी जाए तो नहीं आए। हमारे एक गुरु हुए जिन्हें कहते हैं कामता प्रसाद। कामता प्रसाद के अनुसार जो हमारे चिन्हों की संख्या होती है वो 20 होती है। अगर आपसे पूछा जाए चिन्हों की संख्या कितनी होती है तो आप 20 लगाना, लेकिन मैं 5 और आपके बीच एक्स्ट्रा लाया हूं जो आपको सारी जानकारी बड़ी अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि ये हमारे 5 जो हैं वो हमारे एक्स्ट्रा थे जो मैं आपके बीच ढूंढ के लाया हूं। तो चलिए साथियों ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी फैला दें, जिससे कि सभी को ये जानकारी पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।